हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। हमने ऑडिटिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम ऑडिटिंग के पीवाईक्यूज करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं है लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑडिट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द ऑडायर से हुई है जिसका अर्थ है। तो देखिए, हमने ये फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जो ऑडिट का वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है और उसका मतलब क्या होता है, टू हेयर, सुनना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का सुनना। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement is correct with respect to basic principle issued by SA 200 that govern the auditor's responsibilities whenever an audit is carried out। देखिए, SA 200 जो होता है ये बात करता है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, देखिए अब ये सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे उसने ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो देखिए जो आपको पॉजिटिव चीज लगे, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली करेक्ट है। कुछ ऐसी चीज होगी जो नेगेटिव होगी तो उस चीज को आपने एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग पेपर शुड बी मेंटेन बाय द ऑडिटर टू एविडेंस द ऑडिट वर्क, ये पॉजिटिव है। द ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन टू एनीबॉडी विदाउट क्लाइंट्स परमिशन, बिल्कुल सही बात है। The auditor should be straightforward, honest, sincere and free from any influence on his audit work। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन देखिए जो पहला सेंटेंस है, the audit should not obtain knowledge about the client's business to determine the nature, timing and extent of the audit procedures। तो ये तो देखो गलत सी बात लग रही है कि आपने क्लाइंट के बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज ऑब्टेन ही नहीं करना। तो ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन पे ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछी है। तो वेरिफिकेशन हमने पढ़ा था कि वेरिफिकेशन में क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम चेक करते हैं, उनकी वैल्यूएशन देखते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछा है, तो ऑडिटर शुड कंफर्म दैट ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी फिजिकली एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल सही बात है। द ऑडिटर हैज टू वेरीफाई दैट एसेट्स आर इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही बात है। द ऑडिटर शुड फाइंड आउट वेदर एनी इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट हैज अफेक्टेड एनी आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी चीज हमने पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई वेदर द एसेट इज सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और लीन, ये गलत चीज है। चार्ज और लीन तो हमने पढ़ा था, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड कह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं SA 200 की, जो हमें सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ गया था तो हम इसको कवर कर लेंगे। SA 200 की समरी यहाँ पे दे रखी है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव की ये बात करता है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करना है रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्कोप ऑफ ऑडिट आता है इसके अंदर, और डिटरमाइन कौन करता है, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉस, प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट cannot be restricted in relation to matters prescribed by act। reliability of information is assessed by compliance procedure, substantive procedures। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, कंसर्न विद मटेरियल टर्म्स ओनली, सिर्फ मटेरियल टर्म्स से फोकस किया जाएगा। इफ कॉन्स्टेंट्स प्लेस्ड इन स्कोप ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटी, auditor should make necessary disclosure in his audit report and auditor should issue qualified opinion or disclaimer ओपिनियन। ठीक है, तो ये ऐसे 200 के बारे में था जो कॉस्ट ऑडिटिंग जो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द एग्जामिनेशन बाय द ऑडिटर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए की वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच आर अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन क्लाइंट्स रिकॉर्ड। तो दैट इज सिंपल आर वाउचिंग। ओके, नेक्स्ट, एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंट, पोजेशन। भाई ये सारे के सारे वर्ड्स हमने कहाँ पढ़े, वेरिफिकेशन। जहाँ एसेट से रिलेटेड बात आ गई उसके वैल्यू, ओनरशिप, पोजेशन, टाइटल से रिलेटेड बात आ गई वो क्या कहलाती है, हमारी वेरिफिकेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डैश इज अ पीस ऑफ सस्टेनिंग एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, डिसबर्समेंट और कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन। अगेन द सेम वर्ड एविडेंस, एविडेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपली हमने कहीं और नहीं जाना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाउचर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो चलिए पढ़ते हैं। ऑडिट इज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, करेक्ट बात है। ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स, से बिल्कुल सही है। ऑडिट इज डन बाय द डिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, नो, हमने क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट, ओके। और तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, जबकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है और उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी, ओके। अब इनमें से कौन सा असत्य है? सेम चीज उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो लेखा परीक्षा ऑडिट में खातों और अभिलेखों को सत्यपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सत्यापित नहीं किया जाता। तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, किया जाता है सत्यापित, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू वो आपको डिपिक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, कौन सा ऐसा एसए है यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट के साथ डील करता है? तो वो है हमारा एसए 200। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है, एज पर डैश इट इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज एंड फर्म्स टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस फॉर एवरी प्रीवियस ईयर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 139(1) है जो फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस एवरी प्रीवियस ईयर में जो हम फिल करते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन शायद इनकम टैक्स का है, गलती से यहाँ पर आ गया है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है अपॉइंटमेंट के बारे में कि कंपनीज एक्ट के द्वारा पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और साइन और सर्टिफाइड any other document of the company in accordance with the provisions of section 141(2). तो 141(2) के अंदर यहाँ पर सेक्शन पूछा है कि कौन से सेक्शन के अंदर पर्सन को जो है अपॉइंट किया जाता है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर का ये अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक है सेक्शन 145, सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे अटैच की हैं कुछ फाइल्स, तो हम वहाँ पे उसको पढ़ते हुए चलेंगे। सो ये है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो हमारे पास दो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं, पहला होता है फर्स्ट ऑडिटर और सेकंड होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो सेक्शन आता है 139 सबसेक्शन 6 कि फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इफ बोर्ड फेल्स, बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स and members shall within 90 days at an EGM appoint the first auditor who hold the office till conclusion of the first GM, ओके। तो ये है। अब इसके बाद बात करते हैं साथ में कौन है हमारे पास नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये है 1 मिनट, और ये हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है कि अगर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, विद इन 60 days, यहाँ पे 30 days था और यहाँ पे 60 days है, ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इफ कैग डज नॉट अपॉइंट द ऑडिटर, द BOD विल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 days। देखिए यहाँ पे 30 था देन 90 था, यहाँ पे पहले 60 है और फिर 30 है। उसके बाद भी अगर बोर्ड फेल हो जाती है तो विद इन 60 days एट एन EGM मेंबर्स क्या करेंगे, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे जो ऑफिस को होल्ड करेगा टिल कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट EGM, ठीक है। तो सिंपल से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या है, पहले यहाँ पे हमारे पास 30 days हैं, देन हमारे पास 90 days हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कौन सा एम्प्लॉय आता है हमारे पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पर क्या है 60 days, उसके बाद 30 days और उसके बाद 60 days, ठीक है। अब बात करें सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर में नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1 और गवर्नमेंट कंपनी है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं पहले। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर विल बी मेड बाय कैग विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days, ओके। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कमेंसमेंट जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब से, जो होल्ड करेगा ऑफिस को टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अपॉइंटमेंट विल बी फर्स्ट AGM टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM एंड हेयर आफ्टर टिल कंक्लूजन एवरी 6th GM, और यहाँ पे रूल 3 के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा। ये है कुछ कंडीशंस, रेटिफिकेशन, रिटन कंसेंट, सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड इंटीमेशन टू ROC, ठीक है। तो ये है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 139, और फर्स्ट ऑडिटर आता है 6 और 7 में, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर आता है 1 और 5 में। पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। सो एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है सेक्शन 141 में, 141 में एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर एक पर्सन एलिजिबल होगा एज एन ऑडिटर इफ ओनली इफ ही इज अ CA, वो CA हो,
अ फर्म वेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कोई फर्म में अगर बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स देखे जाएंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंडिया में, आर क्वालिफाइड मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम एज एन ऑडिटर. A firm including LLP, a firm including LLP, if appointed as auditor, only partners who are CA shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. ठीक है, अगर देखिए नॉर्मल आपको किसी को भी ऑडिटर अपॉइंट करना है तो वो क्या होना चाहिए, वो एक सीए होना चाहिए. साथ ही यहाँ पे मेंशन नहीं है पर उसके पास, हाँ यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए. और अगर हम एक फर्म की बात कर रहे हैं तो फर्म में कोई भी जो पर्सन है सीए है वो ऑडिटिंग कर सकता है. साथ में एलएलपी में जो भी पार्टनर्स हैं वो भी अगर सीए हैं तो ही वो क्या कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं. ठीक है, सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है 141. अब यहाँ पर पर्सन कौन कौन एलिजिबल नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू रूल 10 सेक्शन 141(3). ठीक है, 141 एलिजिबिलिटी बताता है अपॉइंटमेंट की, 141 सबसेक्शन 1 एंड 141 सबसेक्शन 2. कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी के अलावा जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ऑफिसर और एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी, पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन रिलेटिव जो होल्ड कर रहा है किसी भी सिक्योरिटी में अपना इंटरेस्ट. ठीक है, और यहाँ पर पार्टनर है जिस जो इंडेप्टेड है मोर देन 5 lakhs. ठीक है, एंड हैज गिवन अ गारंटी इन कनेक्शन विद इनडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन विच इज ग्रेटर देन 1 lakh. ठीक है, यहाँ पे कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सेम होल्डिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एलिजिबल नहीं हैं किसी भी ऑडिटिंग के लिए या फिर एक ऑडिटर बनने के लिए. ओके, फिर नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ रिलेटिव होल्ड्स एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू अप टू 1 lakh. 1 lakh तक के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. अच्छा, कोई पर्सन है जिसका और पर्सन और कोई फर्म है हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद अ कंपनी, वो भी यहाँ पर क्या है, डिस्क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए. अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो भी नहीं बन सकता. अ पर्सन हु इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और वो फुल्ली एम्प्लॉय है, वो भी आप ऑडिटर नहीं बना सकते उसको भी. ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सन होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर और मोर देन 20 कंपनीज अदर देन ओपीसी, या फिर डोरमेंट कंपनीज या फिर स्मॉल कंपनीज या फिर प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू ₹100 करोड़. तो ये पर्सन भी ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि वो मोर देन 20 कंपनीज में ऑलरेडी होल्ड कर रहा है. ठीक है, अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड या फिर पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट बी इलैप्स्ड, कोई अगर फ्रॉड वगैरह के केस में है तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता. एंड एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विसेज रेंडर्ड रेफर टू सेक्शन 144 टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता. ठीक है, तो मेनली आप यहाँ पे सेक्शन ध्यान रखिएगा कि ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन क्या है, तो वो 141 सेक्शन है, उसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू पूछे गए हैं. ठीक है, अब ये 29 Jan 2019 का क्वेश्चन है. देखिए, एज पर सेक्शन 143(9) of Companies Act 2013, every auditor is required to comply with accounting standard issued with ICAI. ICAI ने जो स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग उसे चलना होगा. सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 में ये बात कही गई है. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 144 में कंपनीज एक्ट 2013 में एन ऑडिटर कैन रेंडर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द, कौन अप्रूव करेगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमिटी. ओके, विच टाइप ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी रिपोर्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करती. देखिए, ऑडिट रिपोर्ट विद एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, यानी कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये हमने पढ़ा था. ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन हमने पढ़ा है, क्वालिफाइड रिपोर्ट हमने पढ़ा है, सिंपल रिपोर्ट हमने कभी नहीं पढ़ा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट बोला है अंडर सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग. ठीक है, कोई भी जनरल मीटिंग वो अटेंड कर सकता है बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर. नहीं भाई, क्वालिफाइड तो होना चाहिए. बाय हिमसेल्फ ओनली नहीं, ये ओनली वर्ड बड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहिएगा. ओनली वर्ड में हमेशा एक बार सोचिएगा. नेक्स्ट है द ऑडिटर हैज नो ड्यूटी टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग. नहीं, हमने तो पढ़ा था उसकी राइट होता है जनरल मीटिंग अटेंड करना. सो आंसर होगा बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर. ठीक है, देखिए आप आराम से एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कुछ टफ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके, सब कुछ कवर किया हुआ है. जो थोड़े बहुत टॉपिक्स थे मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं और आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं. सो यहाँ पे पूछा है वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए एग्जिस्टेंस भाई हमने पढ़ा है, ओनरशिप हमने पढ़ा है, पोजेशन हमने पढ़ा है, लीन हमने पढ़ा है, तो फिर भाई सारे के सारे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा.
ठीक है। फिर यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट किस सेक्शन के अंदर आता है, तो यहाँ पर है सेक्शन 143 सबसेक्शन 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शायद यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा मर्ज हो गया है, वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन अलग आ गया है दोबारा से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछा है एज पर सेक्शन 147 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई ऑडिटर कॉन्ट्रावेंटेड द प्रोविजंस नोइंगली, जानबूझकर वो किसी भी प्रोविजंस को तोड़ता है कंपनी को चीट करने के पर्पज से, टू डिसीव अ कंपनी, तो उसको कितने तक का फाइन एक्सटेंड किया जा सकता है। तो देखिए हमने लिमिट पढ़ी थी, इसकी एक्सटेंड क्या है 25 लाख, ठीक है। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को कैसे वेरिफिकेशन करेंगे हम, तो देखिए इंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। इंश्योर द ओनरशिप, लाइबिलिटी की ओनरशिप नहीं, ये तो नहीं। इंश्योर प्रॉपर वैल्यूएशन, हाँ लाइबिलिटी की वैल्यूएशन प्रॉपर होनी चाहिए। टू इंश्योर द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन भी चेक हमें करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच सेक्शन ऑफ द कंपनी 2030 गिव राइट्स टू द ऑडिटर टू एक्सेस ऑल टाइम्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स ऑफ द कंपनी। देखिए हमने कल ही पढ़ा था ये राइट्स में कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में राइट टू एक्सेस होता है उसे हर एक रिकॉर्ड्स का जो भी कंपनीज के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन की क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि जहां पर ऑडिटर ने अपना ओपिनियन ये एक्सप्रेस किया है कि यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एडवर्स जहाँ पे नेगेटिव आता है वहां पे परवेसिव होता है, लेकिन जो हमारी क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है वहां पे परवेसिव नहीं होता, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑडिटिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में जो टॉपिक रह गए थे मैंने वो भी कवर कर लिए हैं। ऑडिटिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल आपने चीज़ों को बस पढ़ना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लीजिए, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ऑप्शंस देके आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ऑडिटिंग का टॉपिक कंप्लीट करवाने की। फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो या फिर आपको कुछ लगता है मुझे कुछ और चीज़ कवर करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पर हमारा ऑडिटिंग फिनिश होता है, नेक्स्ट हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिए। सो अब यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।